ओवरसीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन बैरिस्टर अमजद मलिक से मिलने रॉचडेल यूके में वाक़या उनके दफ्तर पहुंचे। पक्के फैसलाबादी हैं, वहीं पढ़े बढ़े, इंग्लैंड कैसे आना हुआ? जी, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो साबरिया सराजिया स्कूल है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज मैंने अपने टॉप किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आया। फिर उसके बाद मेरी फैमिली में यहाँ अजीजदारी में शादी हुई। और पहले शादी हुई, फिर मैं यहाँ आके लॉ पढ़ा। आप वहाँ आपने मास्टर्स इंग्लिश में किया? इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर किया और लॉ अभी कर रहा था, तो फिर यहाँ हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया। सो शादी के साथ साथ फिर तालीम भी हासिल की। आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बतौर वकील बड़ा नाम पैदा किया। कौन कौन से आपके बड़े क्लाइंट और मुकदमे रहे? मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा काम किया और यहाँ पे इमिग्रेशन में टेररिज्म का बड़ा उस वक़्त था इशू। 2008 9/11 के बाद यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात हुई, तो मैंने एक मुकदमा एक रिलीजियस प्रीचर का लड़ा, इमाम था मियाँ चन्नू का, जिसको वो मुल्क बदर कर रहे थे। मैंने 6 साल उसका मुकदमा लड़ा और जीता। इसी तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बहुत मुकदमा मशहूर हुआ, जो आंडिल सेंटर के इस सिलसिले में वो उनको निकाल रहे थे और उनका हमने लड़ा, प्रो बोनो केस लड़ा और जीता। और उसके ऊपर टाइम्स ने मुझे लॉयर ऑफ द वीक का खिताब दिया। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के बहुत ज़्यादा केसेस किए। ख़वातीन जो यहाँ आके घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, उसके ऊपर कानून भी चेंज हुआ उस केस वर्क के ऊपर। और उसके ऊपर मुझे उस वक़्त सन 2000 में लॉर्ड जस्टिस बिंगम ने बेस्ट वकील का अवार्ड दिया फॉर रिप्रेजेंटिंग 5 विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फीमेल एशियन विक्टिम्स। उस वक़्त जो मेन अवार्ड है वो आजकल जो वज़ीर आज़म हैं, उस वक़्त वो बैरिस्टर थे, यंग बैरिस्टर कैर स्टारमर को, मेरे साथ जो मेन वकील है ह्यूमन राइट का, उसका अवार्ड उनको गया, यंग वकील का अवार्ड मुझे मिला। उसके अलावा यहाँ कम्युनिटी में मैंने मुस्लिम लीग के जो कायद हैं उनकी यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेशन की। यहाँ बरतानिया में उनका पूरा लीगल सेटअप देखा। 2 दफ़ा मैं उनके साथ जो है वो, जब भी वो एग्जाइल से वापस गए, दोनों दफ़ा मैं उनके साथ। यहाँ भी उनके केसेस किए? यहाँ भी उनकी फैमिली के जो भी केसेस थे। पाकिस्तान के वकीलों और यहाँ की जो लॉयर फ्रेटर्निटी है, इसके दरमियान आप ब्रिज भी बने, पुल बने, उसके लिए क्या किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 चीफ जस्टिस को यहाँ होस्ट किया, पाकिस्तान के जी। और यहाँ के जो वकला हैं उनको यहाँ उनके साथ मिलवाया, ब्रिटिश लॉ सोसाइटी के साथ। फिर हमने जो बार के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यहाँ मुलाकातें हर साल एक प्लेटफॉर्म से फराहम की। अल्हम्दुलिल्लाह आसमा जहांगीर, बैरिस्टर एतजाज अहसन, अली अहमद कुर्द और पंजाब बार काउंसिल के वेरियस वाइस चेयरमैन अपने वफूद के साथ यहाँ आए। वो छुट्टियों में, अगस्त की छुट्टियों में आते थे, हम उनके साथ मकालमा करते थे, वो MOU बनाते थे, फिर उसकी पेशरफ्त का जायजा लेते थे। ये वो जो आजकल आपको अदालतें या वोटिंग राइट या पार्लियामान में सीटें या 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क या इवन SIFC या आपको एयरपोर्ट के ऊपर जो डेस्क बनते हैं, ये उसके ऊपर बहुत स्ट्रगल है, पीछे 20 साल स्ट्रगल के बाद। यहाँ एक वकील की कितनी कमाई हो जाती है? आम वकील जो है
हाँ, 1 लाख से 2 लाख पाउंड जो है वो सालाना कमाता है। बतौर वकील जिंदगी में मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं, कोई ऐसा तजर्बा जो आपकी जिंदगी पर गहरे नकूश छोड़ गया हो? मैंने जब मौलाना का केस किया तो उस वक़्त में 9/11 हो गया और यहाँ पे कम्युनिटी बहुत वॉलेटाइल थी, हुकूमत बहुत सख्त थी और वो तारकीन वतन या मुसलमान लोगों को तरह-तरह की उस वक़्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो वो उस वक़्त जब मैंने केस ये जीता, तो जब ये मीडिया पे आया तो उस शाम को कुछ लोगों ने हमारे घर के आके जो बड़े-बड़े पत्थरों से मेरे घर की खिड़कियाँ तोड़ दी आके, कि ये वो वकील है जिसने ये मुकदमा लड़ा है। मलिक साहब, ये क्या वजह है कि हम यहाँ के अखबारात में अक्सर औरतों पर तशद्दुद, देसी औरतों पर तशद्दुद की रवायत है, बच्चों की ज़बरदस्ती शादियाँ करने की रवायत है। इसके पीछे नफ्सियात क्या है और इसका तदारक क्या है? देखिए, ये सोसाइटी बहुत लिबर्टीज़ के ऊपर यकीन रखती है। इनका जो हॉलमार्क है यहाँ की अदालतें हैं, जो इंसाफ करती हैं। हम यहाँ आके इन शख्सी आज़ादियों को एन्जॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ कम्युनिटी को लिमिट करना चाहते हैं। उनमें हमारी ख़वातीन, बीवियाँ, बेटियाँ, बच्चियाँ शामिल हैं, माएँ शामिल हैं। हम चाहते हैं कि वो उसी माहौल में रहें जहाँ से हम आए हैं। हम इस माहौल को एन्जॉय करें जहाँ हम लैंड कर चुके हैं। तो ऐसा ये सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती। ये जो आप ज़बरदस्ती की शादियाँ हैं, क्या इनका रुझान कम हुआ है? ज़बरदस्ती की शादियों का रुझान करने में यहाँ के जो बच्चे हैं, उनका बहुत अमल दखल है। उन बच्चों ने रिवोल्ट करके बाहर मुल्क जाके अरेंज मैरिजेस जो है उसको करना और ये कज़न मैरिजेस को उसके खिलाफ जो है वीटो किया है। अदरवाइज़ हम अभी भी चाहते हैं कि हम कोई भतीजा, भतीजी या कोई भांजा, भांजी लेके आएँ वहाँ से। ये वही है जैसे पॉलिटिक्स है कि हम अभी भी बरतानिया में रह के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जो बरतानवी बच्चा है, वो ये कहता है कि आप बरतानिया में रह के बरतानिया की किसी सियासी जमात में हिस्सा क्यों नहीं लेते? आप भी तो पाकिस्तानी सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं? मैंने यहाँ की सियासत में शुरू में लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से काफ़ी इंटरेस्ट लिया, काफ़ी काम भी किया। लेकिन मसला ये है कि आप जब 2 कश्तियों में पैर रखते हैं तो फिर एक तरफ के भी नहीं रहते। तो आई मेड अ डिसीजन एट सम पॉइंट कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल जमहूरियत और शख्सी आज़ादियों की और ह्यूमन राइट की मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में तो जो अदलिया की आज़ादी है, इसके बारे में 2 रवैये हैं कि जब अदलिया को थोड़ी आज़ादी मिली तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ही रुख़सत कर दिए 2, और दूसरी तरफ जब पाबंदियाँ लगती हैं तो अदालतें बोलती भी नहीं हैं। तो ये दोनों रवैये यहाँ किस तरह उनका तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है? हुकूमत की मुदाखलत, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और दूसरी तरफ अवामी दबाव। मैंने आपको कहा कि 9/11 हो गया, सारा कुछ हो गया। यहाँ हम मुसलमान और पाकिस्तानी अदालतों के इंसाफ की वजह से बचे हैं या ठहरे हैं या बचे हैं। स्टाफ से मीटिंग की, भाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अरशद मिलने उनके दफ्तर आ गए। दफ्तर से रवाना हुए। राजडेल के टाउन हॉल पहुंचे। खूबसूरत तारीखी हाल का दौरा किया। राजडेल की मेयर जेनेट एम्सली से मुलाकात की।
कौंसल चैम्बर हॉल का दौरा करवाया। इलाका वैगन के खूबसूरत पहाड़ी नजारे देखे। ओल्ड एज होम पहुंचे। मुबशरा कादर ने गुलदस्ता पेश किया। ओल्ड एज होम का दौरा किया। शाम की चाय वहीं पी। आप यहाँ ओल्ड एज हाउस चलाती हैं, जी। कितने आपके पास यहाँ लोग हैं और किन किन एज, किस किस उम्र के हिस्से के लोग हैं? हमारे पास जो है ओवर 55 के लोग आते हैं और अप टू ओवर 100 इयर्स तक भी हैं कुछ लोग, और उसमें जो है हमारे पास 35 to 40 रेजिडेंट्स होते हैं, 50 स्टाफ है, और उनकी हम सारी लुक आफ्टर हम खुद करते हैं। लुक आफ्टर में क्या क्या शामिल होता है? उनकी मेडिसिन, उनका खाना पीना, उनके पर्सनल हाइजीन, सब कुछ। ये जो लोग हैं, इनके एक्सपेंसेस या इनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? इनके एक्सपेंसेस इनकी फैमिलीज, ये खुद, नहीं तो फिर काउंसिल प्रोवाइड करती है। आमतौर पे सबका, अगर सबका नफ्सियात का जायजा लिया जाए तो सबसे बड़ा मुतालबा क्या होता है? किस चीज को मिस करते हैं? वो लोग अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत मिस करते हैं। तो वो आते हैं बच्चे इन्हें मिलने या हाँ जी, हफ्ते में एक दफा उनके बच्चे आके उनसे मिल जाते हैं, या जब उनके पास वक्त हो वो आके कई मिल भी जाते हैं। और कई ऐसे वालिदैन भी हैं जिनकी औलाद उनसे नहीं मिलने आती, उन्होंने उनको भुला दिया हुआ है। जो बूढ़े हैं जी जी, वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं बेशक। और उनको डील करना मुश्किल भी हो जाता है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक दफा यूज्ड टू हो जाएं तो फिर इतना आपको मुश्किल नहीं लगता। तो मलिक साहब यहाँ पे इनका क्या रिलेशनशिप ये है? हमारे लीगल सोलिसिटर हैं, एक फैमिली फ्रेंड भी हैं, एक मेरे बाप का किरदार भी इनका मेरी लाइफ में रहा है। मैं जब भी कोई मुसीबत में पढ़ूं या मुश्किल में पढ़ूं, मैं इनसे एक कॉल करती हूँ और मुझे अपनी मुसीबत का वो हल उस टाइम मुझे मिल जाता है। राजटेल में अपने घर पहुंचे। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप ये फरमाएं कि आपकी कई हैसियतें हैं। आप ओवरसीज़ के लिए काम करते हैं, कमीशन के, जो पंजाब का कमीशन है ओवरसीज़ का, उसके सरबराह हैं। नामवर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के वकील हैं, जो यहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए काम करते हैं। और फिर आपका एक सियासी रोल भी है और आप मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी जद्दोजहद में शामिल रहे हैं, पार्टी के रहनुमा हैं। सबसे ज्यादा आपका दिल किस रोल में लगता है? आई एंजॉयड लॉ। मैंने जो लॉ प्रैक्टिस की है, हमारी बेसिक जो उस वक्त मेंटोर था कि हम एक्सेस टू जस्टिस के लिए काम करेंगे। लोगों की जो इंसाफ की राह में रुकावटें हैं
उसको दूर करने के लिए केस वर्क एंड पॉलिसी वर्क करेंगे। ये उसी का ही हिस्सा है, जो उसमें पॉलिटिक्स भी आ गई, जो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का रोल भी आ गया, क्योंकि एज अ पॉलिटिकल रोल आई थिंक वी फिट इट इन द बिल। जब अपोजिशन को जरूरत होती है पाकिस्तान में जमहूरियत की फरावानी रवानी बहाली के लिए, तो लॉयर्स अच्छा फिट इट इन द बिल। तो हमने अच्छा काम किया अपोजिशन में रह के, मुशर्रफ साहब की आमरीत हो या बाजवा साहब का हाइब्रिड रजीम हो, तो हमने नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं रोल इफेक्टिव होता। हुकूमत में इर्द गिर्द बहुत सारे नए फैक्टर्स आ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, नए इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, और उनका शायद उस तरह पैशन नहीं होता। दे आर डूअर्स, उनको पता होता है कि हमने ये काम करना है और इससे हमें ये फायदा होगा, तो वो लोग ज्यादा पजीराई हासिल करते हैं। ऑपोजिशन में जो है बहादुर लोग काम करते हैं। मलिक साहब, पाकिस्तान में दो आरा पाई जाती हैं कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को बराह रास्त पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हलकों में वोट देने का हक हो, या आप समझते हैं स्पेशल सीटें हों ओवरसीज के लिए। जाहिर है ओवरसीज की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, आप क्या रास्ता तजवीज करते हैं? देखिए, ओवरसीज $35 बिलियन की तरसीलात भेजते हैं, उनको पाकिस्तान में रास्ता तो मिलना चाहिए। हमने ओवरसीज के ऊपर एक रेड टेप लगा रखी है, जिसके जरिए हम उसको पास भी नहीं फटकने देते, स्टेक होल्डर के तौर पे मानते नहीं हैं। इनडायरेक्ट खवातीन की तरह, उलमा की तरह इनको 10-12 सीट दे दें, जो कि मंशूर है मुस्लिम लीग का भी, और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है जो इसके हक में जाती हैं। उससे ये होगा कि इनके नुमाइंदे पैदा हो जाएंगे और ये अपने सफारत खानों के जरिए, यहाँ कुली कचहरियों के जरिए लोगों के मसाइल हल कर सकेंगे, सुन सकेंगे, वहां पार्लियामान में आवाज बन सकेंगे। वोटिंग राइट जो वैसे पाकिस्तान जाके डालना है, वो फ्री स्टैंडिंग राइट है लोगों का, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है कि इलेक्शन के तौर में आप जाएं और वहां पे सिर्फ वोट डालने के लिए जाएं, वो बड़ा महंगा पड़ेगा। और किसी अगले स्टेज के ऊपर यही जो इनडायरेक्ट आपके कैंडिडेट्स होंगे जो MNA बन जाएंगे, उनके री इलेक्शन के तौर पे कुछ हलकों में आप नायकों कार्ड के जरिए और एम्बेसियों के जरिए इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में मुमकिन नहीं होगा। इसके ऊपर डाटा चोरी होने का खतरा है, इसके ऊपर आपको सारा डाटा इलेक्शन कमीशन का एम्बेसियों को देना पड़ेगा, रिटर्निंग अफसर मुकर्रर करने पड़ेंगे। ये बहुत फूल प्रूफ निज़ाम चाहिए होगा वोटिंग राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इमरान खान साहब ने ज़मीनी इंतखाब में करने की कोशिश की थी, तो ब्यूरोक्रेसी ने उसको करने नहीं दिया था। आप देखें 10,000 लोग सिर्फ वोट डाल सके, 10,000 80 लाख लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। इसका मतलब था कि उन्होंने इतनी हर्डल्स डाल दी कि वोट एक्चुअली डाली ही नहीं। खाने पर फैमिली मिलने आई। इतने साल पहले शादी हुई, अमजद मलिक साहब को आपने कैसा पाया और शादी कैसे हो गई? आप ब्रिटिश बॉर्न, ये पाकिस्तानी बॉर्न, टार्ट स्कूल के पढ़े हुए। हाँ, ये वाकई हैरानगी वाली बात है, लेकिन हमारी शादी को 33 इयर्स हो गए हैं, और जब मेरी शादी हुई थी तो अम्मी ने मेरी ने बताया था कि इस लड़के में पोटेंशियल है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो तुम इसके साथ खुश रहोगी। तो आपने मान ली उनकी बात? हाँ, माँ बाप का जाहिर है कि उनकी तो मैंने बात माननी थी। और क्या वो सच निकली, या आपको फिर आपने बाद में गौर फिक्र किया कि ये गलती हो गई? नहीं, मैं 100% कह सकती हूँ कि सच निकली, कि अम्मी ने कहा जो कहा था सही कहा था। दो तहजीबों का भी फर्क है, एक पाकिस्तान से आया हुआ बच्चा, लड़का जवान, और फिर आप यहाँ पली बड़ी, तो ये कैसे आप लोगों ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया, किस तरह से जिंदगी गुजारी, क्या समझौते किए? 5 साल तो पहले हमारी कभी लड़ाई भी नहीं इतनी हुई, क्योंकि ना इनको मेरी समझ इतनी आती थी, और
इनको मेरी नहीं समझ आती ये थी। अंग्रेजी की अ, बातचीत की या वैसे? नहीं, बातचीत की एक तो अलग है ना कि इंग्लिश और उर्दू, अब मुझे भी उर्दू आती है, इनको भी इंग्लिश आती है, लेकिन वो जो हो जाता है ना कलोकियल वाला, जो आप एक दूसरे से बात करते हैं, तो बाद में मुझे पता चलता था कि इन्होंने मुझे ये बात लगा कर कह दी है, अब मुझे उस बात की समझ नहीं आती थी। और ऐसी इंग्लिश में मैं जब लगा कर बात करती तो इनको वो बात की समझ नहीं आती थी। कौन ज्यादा लड़ता है? मैं ही लड़ती हूँ ज्यादा। अच्छा, और सुलह कौन करता है? सुलह भी मैं बहुत जल्दी भूलने वाली हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और कौन सी बात है जो आप नापसंद करती हैं? He has a great sense of humor. हंसमुख है ये जहाँ भी जाते हैं महफिल लगा देते हैं। और कौन सी बात आपको पसंद नहीं आती इनसे झगड़ा होता है? वो है कि ये जब अपने फोन पे बैठते हैं तो घंटे गुजर जाते हैं, तो इनको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम मैं फोन पे बैठ चुका हूँ। तो मैं जब कहती कि बस करें तो 2 मिनट 5 मिनट, तो लेकिन ये लगे रहते हैं। तो आप टीचिंग पहले दिन से करती हैं, अब भी करती हैं? हाँ, मेरी एक्चुअली जॉब है सिविल सर्वेंट हूँ रोस्टल काउंसिल में। तो मेरी जॉब है असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजीज के साथ। बेटा, आपके जो फादर इन लॉ है जी, वो कैसे हैं, और जो है आपको इनकी सबसे क्या अच्छी चीज लगी? डैड बहुत फनी है। तो आई थिंक एक दिन भी नहीं जाता कि इस घर में सब हंसते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक दैट्स व्हाई आई लव द बेस्ट अबाउट डैड। अब आप ये यहीं पली बड़ी हैं? मैं लंदन में पैदा हुई हूँ, तो मेरी फैमिली लंदन में ही है, लेकिन मैं ओरिजिनली दुबई में ग्रो अप हुई हूँ 15 इयर्स। कैसे शादी हुई? इट इज प्योरली अरेंज मैरिज? नहीं, वो हमारे जानने वाले थे फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह। पर आई थिंक हमजा को प्यार भी हुआ होगा। There's a bit of mix. जी हमजा, आप बताएं, आप अपने फादर को किस तरह से देखते हैं? बचपन से अब तक उनमें क्या तब्दीली आई है? अबू जी के साथ में जो रिलेशनशिप है वो टू फोल्ड है। एक तो obviously he's my father, but I've known him in a different setting because I've also worked with my father. So knowing him in two different categories, अबू के साथ मीटिंग डेडलाइंस, काम पर जाना, कोर्ट पे जाना, कोर्ट में पेश होना, क्लाइंट्स जो जिनके मसले बहुत ज़रूरी, very important, life threatening मसले हैं, is a different dynamic. So I've seen my father in different roles. सबसे इनकी अच्छी बात क्या लगती है? I think the way in which he expresses himself can sometimes कभी forthright आपके साथ, आपके सामने, पर कभी आपके पीछे भी, and that's what I like. There's no one set way to express himself. He will either do it in actions, he will do it in his words, he'll even do it in poetry. घर से रवाना हुए, रातेल में रेस्टोरेंट पहुंचे, भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद अरशद ने बैरिस्टर अमजद मलिक और कौंसल जनरल इम्तियाज गोंदल के एजाज में जोराना दिया। You are all are important. Every single person is representing a community or an institution or a club or a group or an area, and that is why you are chosen to come and welcome jointly to our Council General. We have to work together, and ये जो political parties हैं ये वगैरह, first Britain, Pakistani British comes first now. तो we got हम survival हमारा इधर है, we can help Pakistan.
लंदन पहुंचे। कायद की यादों से वाबस्ता लिंकन इन पहुंचे। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ से मुलाकात की। लिंकन जिन में ब्रिटिश पाकिस्तानी लायर्स की तरफ से मुनक़दा इंडस वाटर ट्रीटी के उन्वान पर सेमिनार में शिरकत की। Earliest civilization of Chinese, Indus, Mesopotamian and Egyptian. They were the four oldest brothers. This story, epic story of the mankind, it all started around the rivers. Whether it was Nile or Tigris or Indus. So rivers are the soul where the human journey has begun. India and Pakistan were somehow lucky that they resolved many conflicts. Indus Water Treaty is one of them. This is one of the best things Pakistan and India have done. But since the Hindutva rule of Mr. Modi started, he actually violated almost every tradition which was part of India and which was part between India and Pakistan. The Indus Water Treaty of 1960, brokered by the World Bank, governs the use of the Indus River system between India and Pakistan. It is widely regarded as a successful model of transboundary water conflict resolution. हम यहाँ लिंकन इन में बैठे हैं इस वक्त। ग्रेट हॉल हमारे साथ है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से फारुक़ तहसील हुए, बैरिस्ट्री की, उसकी वजह से इसका एक ख़ास मकाम है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आपने ख़ुद भी यहाँ से लिंकन इन से बैरिस्ट्री की और फिर आपके बेटे हमज़ा ने भी की। तो क्या वो ख़ास बात थी जो आप यहाँ पे आपको यहाँ खींच के लाई? देखिए, हम जो सब कॉन्टिनेंट से तल्लक़ रखते हैं लोग, उसके लिए ये बड़ी लॉ के लिए आइडियल प्लेस है। यहाँ से वकला ने जाके सब कॉन्टिनेंट में इनकलाब बर्पा किया। तो वही एक आइडिया था, कायदे आज़म का एक परसोना था और बड़ा एक शौक़ था कि हम लिंकन इन आएँ, इसके मेंबर बने, बार करें। हमज़ा, आप बताएं कि आपने यहाँ आके कैसा महसूस किया और यहाँ आने की वजह क्या थी? जब हम लिंकन इन आए थे पहली बार तो मेरे अब्बू लेकर आए थे, तो आज उनके साथ बैठकर बहुत फ़ख्र की बात है और कोशिश थी कि मैं उनके नक्शे कदम में चलूं एंड आई होप आई अचीव दैट। और जब भी हम आते हैं इधर लिंकन इन में कानून की इज़्ज़त सीखती है एंड जो कानून की इम्पोर्टेंस है, जो लोगों की मदद करने के लिए, वो उसमें तवज्जो दें तो वो दुनिया फिर आपकी ऑयस्टर बन जाती है। गुलाम हुसैन अवान ने बैरिस्टर अमजद मलिक और साफी दोस्तों के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाइया दिया। कानून के जरिए बनने वाली ये अदालतें आपके लिए 3 काम करेंगी कि आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तान की अदालत में पिटीशन कर सकेंगे अपने केस के ऊपर। दूसरा, आप पिटीशन यहाँ ऑनलाइन कर सकेंगे और गवाही भी अपनी एम्बेसी के जरिए यहाँ से ऑनलाइन गवाही दे सकेंगे और 6 महीने में 3 पेशियों पे आपका केस का फैसला होगा। वो पाकिस्तान में हो तो लाहौर के GR1 में ओवरसीज कमीशन पंजाब के दफ्तर में बैठते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से तलक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात की और उनके मसाइल बारे दरियाफ्त की। नामवर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपको
ओवरसीज़ की शिकायत के लिए पंजाब ओवरसीज़ कमीशन का सरबराह बनाया गया। ये बताएं कि कितनी शिकायत आती हैं? अभी तक इस ऑफिस ने को 35,000 के करीब शिकायत जो हैं वो रिसीव की हैं, जिसमें से 25,000 के करीब जो है रिज़ॉल्व हुई हैं। अभी भी 10 से 12,000 शिकायत जो हैं वो पेंडिंग हैं। 1,000 के करीब शिकायत जो है सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट से है। ज़्यादातर शिकायत लोगों की लैंड रिलेटेड हैं। मलिक साहब, आपका पौधा तो पाकिस्तान में लगा, यहीं पैदा हुए, यहीं इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर बाहर जाके चमके, वहाँ बैरिस्ट्री भी की, तो क्या फ़र्क देखा यहाँ में और वहाँ में? सुहेल भाई, जो बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, आप जो मर्ज़ी कर लें उसमें से पाकिस्तान नहीं निकाल सकते। बरतानिया में ये देखा कि वहाँ का इंसाफ का निज़ाम जो है उसकी वजह से वो मुल्क कायम है। फिर जमहूरियत और जो पिसे तबके हैं उनको जिस तरह की वहाँ पे रास्ता मिलता है वो बहुत खुशाइंद है। वहाँ पे मेहनत करने वालों को उसका सिला मिलता है। आप देखें कितने हमारे लॉर्ड्स हैं, एमपीज़ हैं, मेयर्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने वाले बिजनेसमैन हैं। ये इसीलिए मुमकिन है कि वो सोसाइटी हर एक को मौका देती है। मलिक साहब, ये फरमाएं कि पंजाब के कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं? कोई डाटा है हमारे पास, और कहाँ कितने कितने हैं? देखिए, हमारे नादरा के पास हमारा पूरा डाटा है पाकिस्तानियों का। 80 मिलियन का सूबा है। यहाँ से मेरे ख्याल में 4 से 6 मिलियन लोग जो हैं वो पंजाब से तल्लक रखते हैं। ज़्यादातर पट्टी से तल्लक रखने वाले लोग हैं। ये पिंडी से लेके लाहौर तक। फैसलाबाद के बहुत लोग हैं मुल्क से बाहर। वो फैसलाबाद वाले डिवीज़न के टोबा, समुंदरी, चनियोट, यहाँ से मंडी बहाउद्दीन और खारियाँ, ये लोग ज़्यादा यूरोप में हैं। सऊदी अरब में ज़्यादातर जो है KPK से काफ़ी लोग हैं जो वहाँ से हैं। ये फरमाएं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं आपसे, और उनमें से कितनी तवक्कुआत और पूरी कर पाते हैं, और मुश्किलात क्या हैं? यू हैव हिट द नेल। मेरे ख्याल में तारकीन वतन की पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो एक तरफा है दोनों को मोहब्बत। पाकिस्तान को अपने ओवरसीज़ डायस्पोरा से बहुत मोहब्बत है। सबसे बड़ा मसला ये है जिसकी वजह से एक माइंड सेट है कि तारकीन वतन को या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वहीं रहने दें, वो वहाँ से पैसे भेजें, यहाँ आके मदाखलत ना करें, वहीं हिस्सा लें, वहीं पार्लिमानों में जाएं, वहीं काउंसलर मेयर बने, यहाँ आके किसी किस्म की दखल अंदाजी ना करें। वो इसको दखल अंदाजी समझते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी वो समझते हैं कि हम बाहर बैठे भी आपके सफ़ीर हैं। हम अगर आपके स्टेक होल्डर्स अदारों में आएंगे तो अदारों की बेहतरी के लिए एक न्यू आइडिया, इनोवेशन लेके आएंगे। ये यहाँ समझने में कोई मसला है, जो माइंडसेट ऐसा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तभी वोट का राइट नहीं मिला, तभी अभी तक सीटें पार्लियामान में नहीं हुई। आपका जो ओवरसीज़ कमीशन है ये कितना बाख्तियार है? सुना है आपको तो वज़ीर आला से जो है वो बारियाबी भी नहीं मिलती। देखिए, मेरा ख्याल वज़ीर आला से बाजियाबी अच्छी सिंबॉलिक एक जेस्चर है, होना चाहिए। लेकिन एज सच ये अदारा जिस मकसद के लिए बनाया गया था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ से ये अभी हाफ स्ट्रेंथ पे चल रहा है। इसको बंद करने की कोशिशें की गई हैं। इस ऑफिस के ऊपर लोगों की नज़र है कि ये CM हाउस में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से आके ये इनको क्यों ये दफ्तर दिया गया है। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। यही सोच जब बदलेगी, इख्तियार भी आ जाएगा, बाजियाबियाँ भी हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब अच्छे तरीके से मिले हैं, शहबाज शरीफ साहब अच्छे तरीके से मिले हैं, मरियम साहबा क्योंकि काफ़ी उनके पास काम का लोड है, तो हम चाहते हैं कि जब मिले पर्पसफुली, मीनिंगफुली मिले। मेल मुलाकात होती रहती है, लेकिन ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें इसका रोड मैप बनेगा कि नई दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन ओवरसीज़ के लिए क्या नए आइडियाज़ लेके आएगा, क्या हम देंगे, और मरियम नवाज शरीफ साहबा का क्या विजन है, क्योंकि वो हर तरफ हर अदारे को रीवैम्प कर रही हैं। हर दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई इनाग्रेशन हो रही है। हमें भी ये तवक्को है कि जब OPC की बारी आएगी कि उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा से लोग तवक्को अभी बारी नहीं आई, अभी बारी नहीं आई, और अभी नियर फ्यूचर में शायद अभी और 2-3 महीने लग जाए, लेकिन हम अपना होमवर्क तेजी से कर रहे हैं। अच्छा, मलिक साहब ये फरमाइए कि एक फेडरल सतह पर ओवरसीज़ का अदारा है, एक सूबाई सतह पर ये अदारा है,
तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन कितनी है और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं? कोऑर्डिनेशन अच्छी है क्योंकि एक ही पार्टी की दोनों जगह हुकूमत है। अफजाल भट्टी और कमर साहब वहाँ हेड कर रहे हैं ओपीएफ को, और मंजे हुए लोग हैं, पहले भी यहाँ काम कर चुके। अफजाल भट्टी साहब यहाँ कमिश्नर रहे हैं, मैं ओपीएफ का चेयरमैन रहा हूँ 2-2.5 साल, तो मैं उस महकमे को अच्छे तरीके से जानता हूँ। और मेरे ख्याल में हम जिस तरह की कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कन्वेंशन के ऊपर आपने देखा कि हमने उनको फुली सपोर्ट किया। उनकी जो शिकायत है उनके लिए यहाँ फोकल पर्सन तैनात हैं, उनको हम जवाबदेही करते हैं, उनकी शिकायत को प्रायोरिटी के ऊपर देखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जब पैटर्नेज करेगी तो ये बेहतर तौर पे काम कर सकेंगे। ये 2 अदारे नहीं, बहुत सारे और भी अदारे हैं। मसलन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन इस्लामाबाद बनना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन मीरपुर आज़ाद कश्मीर मसवदा बना हुआ है, वो किक स्टार्ट होना है। तो ये सारे कमीशन तभी एक हैंड इन ग्लव काम करेंगे जब पॉलिटिकल लीडरशिप इसको पैटर्नेज देगी। आपने ओवरसीज जो कॉन्फ्रेंस करवाई, एक कन्वेंशन करवाया, उसमें सारी दुनिया से लोग आए, उसका बड़ा चर्चा भी हुआ, उसके क्या रिजल्ट्स, क्या नताइज निकले उसके? कि ये 97 के बाद बहुत बड़ी एक कन्वेंशन था जो लॉन्ग ड्यू था, तो मैं क्रेडिट देता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि उन्होंने करवाया। और ये पहली दफ़ा उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शरीक हुए। मेरे ख्याल में अगर सालाना हो तो ये जो पहले कन्वेंशन में जो दूरियां या वीकनेसेस थी वो अगले में दूर हो जाएंगी, और वर्कशॉप्स और अच्छे अंदाज में सीर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। और दूसरा, जो पैसे हम बेचते हैं उसका कोई निज़ाम बेहतर होना चाहिए, जो सरमायाकारी करते हैं उसका निज़ाम बेहतर होना चाहिए। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई है, सालिक साहब की क़यादत में टास्क फोर्स काम कर रही है। और अगर उसके ऊपर अच्छा पैकेज और अच्छी चीज़ें आ गई और जो ऐलानात हुए हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सरपरस्ती, अगर उनके ऊपर 60% भी काम हुआ तो आई थिंक अगले कन्वेंशन या अगले कन्वेंशंस तक चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये आप इसको इनॉग्रल कन्वेंशन समझें। क्या ये दुरुस्त है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ज़्यादा हामी तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी जमातों के कम हैं? सोहेल साहब, ये मिस नॉर्मा है। उन्होंने काम ज़्यादा किया है, उन्होंने ओवरसीज़ पढ़े लिखे तबके को मेंबर साजी के ज़रिए मेंबर बना के पॉलिटिकल अलाइन किया है। हमने 18 से 35 साल के जो लोग हैं या 18 से 25 साल के नए वोटर हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने पहले तवज्जो दे ली। अब वो पहले तवज्जो देने की वजह से वो उनके हामी बन गए। अब उनको अपनी तरफ लाना काम के ज़रिए मुमकिन है। जब पॉपुलैरिटी जो है वो कागज़ों में, उनका सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, आप समझ ही सकते हैं कि ये एलॉन मस्क का दौर है। तो इसमें उन्होंने उसको ऐसा ट्रूथ एंड फेक न्यूज़ को मिक्स किया है कि उनका सोशल मीडिया ले डूबा सबको, और उसके शिकार अदारे भी हुए और आजकल बरतानिया में केस भी चल रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत की। हमने वॉलंटरी काम चलाया, तो फ्री में, आपको पता है, फ्री, देयर इज़ नो फ्री लंच।